बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब इम्यूनिटी का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरफिरॉन। अब प्रीवियस ईटा के पेपर उठाए तो उसमें कई साल ये एमसीक्यूज बार बार आ चुका है कि इंटरफिरॉन आप लोगों के पास क्या चीज़ है। तो बेटा, आप लोगों के पास इंटरफिरॉन के बारे में पहली बात ये याद रखिए कि ये एंटी वायरल प्रोटीन है, और यही ऑप्शन एमसीक्यूज में होता था कि इंटरफिरॉन क्या है। तो एंटी वायरल प्रोटीन है, वायरस के ख़िलाफ़ ये प्रोटीन बनते हैं। अच्छा जी, ये वायरस के ख़िलाफ़ बनते हैं तो कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, और ये वायरस को क्या कहते हैं, कैसे फिट करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल मैकेनिज़्म बता रहा हूँ, उस मैकेनिज़्म से आप इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझ जाएंगे कि ये क्या करते हैं और कैसे वायरस को किल करता है। तो देखिए बेटा, सपोज़ ये आप लोग के पास आपकी बॉडी का कोई सेल है, ठीक है, बॉडी सेल है। ये इस बॉडी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और उसमें सपोज़ डीएनए में तो बहुत से प्रोटीन के लिए जीन होता है। सपोज़ ये उस डीएनए में जो जीन है ये इंटरफिरॉन के लिए जीन है। मैंने लिख दिया कि इसको कहते हैं इंटरफिरॉन जीन। इंटरफिरॉन भी एक प्रोटीन है और हर प्रोटीन के लिए जीन होता है। सपोज़ किसी वायरस ने आपकी बॉडी पे अटैक कर लिया। वायरस जब अटैक कर लेता है तो उसका आउटर प्रोटीन कोट अक्सर होता है, और इनर में या डीएनए होते हैं या आरएनए। तो वायरस जब भी अटैक कर लेता है तो उसका प्रोटीन कोट आपके सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और उसका प्रोटीन कोट कभी अंदर नहीं जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो अपना डीएनए या आरएनए अंदर इंजेक्ट कर लेता है। जब वायरस अपना डीएनए या आरएनए आपके सेल में इंजेक्ट कर लेता है तो अब आपका सेल इन्फेक्ट हो गया। आपका सेल, इसे वायरल इन्फेक्टेड सेल कहते हैं। अब अंदर ये अपना लंबा मैकेनिज्म करता है वायरस, और आपके इस सेल को अब मरना पड़ेगा। अब ये जी नहीं सकता, किसी तरीके से भी बच नहीं सकता। तो अब ये सेल तो मरने वाला है, इन्फेक्टेड सेल है, लेकिन ये सेल सोचता है कि मैं तो वैसे भी मरने जा रहा हूँ, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम करूँ कि मेरे बाकी सेल्स भाई तो इससे बच जाए ना। तो इस सेल में फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं इंटरफिरॉन के जीन, और इस जीन से, आपको पता है, जीन से पहले मैसेंजर आरएनए बन जाता है, और फिर इससे प्रोटीन बन जाता है। तो फिर इससे बन जाता है इंटरफिरॉन प्रोटीन। क्या बन जाते हैं? इंटरफिरॉन प्रोटीन बन जाता है। तो ये सेल क्या कर लेता है, दिस वायरल इन्फेक्टेड सेल क्विकली प्रोड्यूस इंटरफिरॉन प्रोटीन, और वो सीक्रेट कर लेता है। ये इंटरफिरॉन प्रोटीन जाकर क्या कर लेता है, ये जाकर बॉडी के बाकी सेलों को एक्टिवेट कर लेता है अगेंस्ट दिस वायरस। तो बाकी सेलों को जब पैगाम पहुंच जाता है तो वो पहले से कुछ ऐसे केमिकल्स, एंटी वायरल फैक्टर्स बना लेते हैं कि अगर वायरस इन पे अटैक कर भी ले तो इन्हें कुछ नहीं कह सकता। सो इंटरफिरॉन प्रोटीन क्या कर लेता है, एक्टिवेट द होल इम्यून सिस्टम, एक्टिवेट द होल इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वायरस, होल इम्यून सिस्टम। तो ये सारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट वायरस। तो शाबाश, इंटरफिरॉन क्या है, दीज आर स्पेशल एंटी वायरल प्रोटीन विच आर मोस्टली सिक्रेटेड बाय, मोस्टली वर्ड मैंने कहा, ज़रूर नहीं कि सिर्फ वायरल इन्फेक्टेड सेल से सिक्रेट हो, क्योंकि इंटरफिरॉन के और टॉपिकों में भी और इम्यून सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो दीज आर इंटरफिरॉन मोस्ट कॉमनली सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल। अब अगर आप बाकी इम्यून सिस्टम की तरफ जाए तो वायरस के अलावा भी इंटरफिरॉन का काम है। तो अगर आप इंटरफिरॉन के टाइप्स की तरफ जाए तो इंटरफिरॉन में एक होते हैं अल्फ़ा इंटरफिरॉन, ये मैंने अल्फ़ा लिखा, अल्फ़ा एंड बीटा इंटरफिरॉन जो होते हैं ये मोस्ट कॉमनली दो जगहों से सिक्रेट होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा इंटरफिरॉन। ये तो कॉमनली जितने भी हमारे WBC है, सिक्रेटेड फ्रॉम WBC, और एक दूसरा सेल है जिसे फेब्रोब्लास्ट सेल कहते हैं। ये आपके जो बोन्स वगैरह के सेल्स होते हैं, बोन्स वगैरह में, तो बोन के जो बेसिक सेल होते हैं जिनसे जाकर 3-4 किस्म के डिफरेंट सेल बनते हो, ये अलग सा मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा। ऐसा सेल जिसमें 3-4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो उसे स्टेम सेल कहते हैं। जैसे आप लोगों के पास बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होते हैं तो उनसे RBC भी बनते हैं, WBC भी, और प्लेटलेट्स, बहुत से स्टेप्स के बाद ये बनते हैं, लेकिन उनसे बनते हैं। तो ऐसा सेल जो 3-4 किस्म के डिफरेंट सेल प्रोड्यूस करता हो उसे स्टेम सेल कहते हैं। ऐसे सेल को प्लूरिपोटेंट सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फेब्रोब्लास्ट भी बोन के अंदर होता है, कार्टिलेज के अंदर, और ये स्टेम सेल होता है। इससे ऑस्टियोब्लास्ट भी बनता है, और
फिर आप लोगों के पास ऑस्टियोक्लास्ट भी बनता है और इससे कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी बनता है, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट आपको पता है कॉन्ड्रियोसाइड बनते हैं, वो कार्टिलेज के सेल। तो ये इसे मैं स्टेम सेल को मैं माँ बाप कहता हूँ, इससे बाकी सेल बन सकते। तो इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा आर सिक्रेटेड फ्रॉम WBC एंड फेब्रोब्लास्ट एंड इंटरफेरॉन गामा आर प्रोड्यूस फ्रॉम, गेमा कहे या गामा कहे जो भी कहे, तो इंटरफेरॉन गामा आर प्रोड्यूस फ्रॉम एक्टिवेटेड टी सेल। अक्सर ये MCQs आ जाता है, ये ज़्यादातर एक्टिवेटेड टी सेल से प्रोड्यूस होता है। एक तो वायरस की बात, उसके अलावा की बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। वायर इन्फेक्टेड सेल तो वैसे भी सिक्रेट होता है। सो बेटा ये था इंटरफेरॉन का मैकेनिज्म। और अब आप लोगों के पास हम एक दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जो बहुत सिंपल है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इन्फ्लेमेशन, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये इन्फ्लेमेशन रोज़ाना आप सुनते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन है क्या चीज़। इन्फ्लेमेशन तो सिंपल सा अगर मैं आपको बता दूँ ना कि आपकी बॉडी पे जब कोई पैथोजन अटैक कर लेता है या किसी और वजह से आपकी बॉडी वो डैमेज हो गई और इंजरी आपको हो गई, तो आपने देखा होगा कि जिस जगह आपको इंजरी हो जाती है या आपकी बॉडी डैमेज हो जाती है, तो उस जगह पर आपने देखा होगा वो रीजन रेड हो जाता है, वो रीजन बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, वो स्वेल अप हो जाता है, और वो रीजन थोड़ा गर्म भी होता है, और उस रीजन में पेन भी होता है। यही इन्फ्लेमेशन है। तो असल में ये क्यों होता है, कैसे? आपके जहाँ पर आपकी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर बहुत से पैथोजन वगैरह जमा हो जाते हैं। तो जब पैथोजन जमा हो जाते हैं तो सारे WBC भी वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी से वहाँ पर भाग के चले जाते हैं। अब वहाँ पर WBC और पैथोजन के दरमियान झगड़ा भी हो जाता है, बहुत से पैथोजन मरते, बहुत से WBC। जहाँ पर भी इंजरी हो जाती है वहाँ पर उस जगह की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाता है। क्यों इंक्रीज कर दिया जाता है? ताकि वहाँ पर WBC जल्दी से पहुँच जाए। अब जहाँ पर जिस तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाता है तो ज़रूर वहाँ पर जिस तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वो रीजन रेड होगा, जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वो रीजन आप लोगों को स्वेलअप नज़र आएगा, और स्वेलअप होगा जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वो वार्म होगा क्योंकि हीट तो ब्लड में है, और जब स्वेलअप होगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के नर्व पे प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन असल में इसकी डिफिनीशन क्या है? तो इस इन्फ्लेमेशन कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू द इंजरी। रिस्पॉन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यह कनेक्टिव टिश्यू से मुराद ब्लड है क्योंकि आपको पता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। रिस्पॉन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड टू द इंजरी, जब आपको इंजरी हो जाती है तो ब्लड उसका रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता। सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। मैकेनिज्म क्या है, तरीक़ेकार कैसे ये सब कुछ हो जाता है? मैकेनिज्म, पहले तो आपको मैकेनिज्म से पहले ये बात होनी चाहिए कि इसमें सिम्टम क्या होते हैं। 4 सिम्टम आपने अभी पढ़ लिए कि वो होते हैं। रेडनेस होती है, आप लोगों को पता है वो रीजन रेड हो जाता है, अभी क्लियर हो जाएगा। वार्म हो जाता है, गर्म, स्वेलअप हो जाता है, और इसके अलावा पेन फील होता है। ये सारे आप लोगों के पास क्या है, वो इसके सिम्टम है। अब सवाल ये है कि ये 4 डिफरेंट सिम्टम क्यों होते हैं, इसका मैकेनिज्म हमें बता दे, इसका तरीक़ेकार हमें बता दे कैसे हो जाता है। तो मैं मिसाल देता हूँ। सपोज ये आपके पास स्किन है, आपका स्किन, और ये इंजर्ड हो गया किसी भी वजह से, किसी चाकू की वजह से, किसी और वजह से, किसी पैथोजन ने अटैक किया, ठीक है। अब जब ये इंजर्ड हो जाता है तो इस टिश्यू को इंजर्ड टिश्यू कहते हैं। याद रखें हमारे और आपकी बॉडी में जहाँ पर भी इंजरी हो जाती है तो इंजर्ड रीजन से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं। व्हेन इंजरी अकर द इंजर्ड रीजन सीक्रेट सम केमिकल, जिसमें कॉमनली हिस्टामिन बहुत कॉमन है, हिस्टामिन, बाकी भी कुछ केमिकल है हिस्टामिन जैसे, या ब्रेडिकेनिन, या कुछ और भी है जैसे सीरोटोनिन। तो हिस्टामिन, ब्रेडिकेनिन, सीरोटोनिन, लेकिन हिस्टामिन कॉमन है। तो ये केमिकल 2-3 काम करते हैं। एक तो ये केमिकल सपोज इस रीजन की तरफ जो ब्लड वेसल आए होते हैं
तो उन ब्लड वेसल में जाकर क्या कर लेते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन काज कर लेते हैं। वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब इन ब्लड वेसल को नैरो कर लेते हैं, तंग कर लेते हैं। तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो टूवर्ड्स दिस इंजर्ड रीजन इंक्रीज, ब्लड फ्लो इंक्रीज। तो जब ये केमिकल जाकर वेजो कंस्ट्रक्शन कर लेते तो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द इंजर्ड रीजन इंक्रीज, ब्लड फ्लो इंक्रीज। अब मैंने आपको बताया कि जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वो रीजन रेड होगा, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वो रीजन वार्म होगा। अब स्वेल अप क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं। इस ब्लड वेसल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि ये कैपिलरी है, आपको पता है। इन पोर्स के जरिए WBC भी बाहर निकलते हैं, WBC भी बाहर जाकर वहां पर पैथोजन के साथ लड़ाई करते हैं इन पोर्स के जरिए, ठीक है। और इन पोर की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस इन्फ्लेमेशन में इन पोर्स की परमेबिलिटी, इनका आप लोगों के पास ये ज़्यादा परमेबल हो जाते हैं, तो फ्लूइड भी आसानी से बाहर स्पेस में चला जाता है। ब्लड से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है वो भी आसानी से बाहर चला जाते, क्योंकि परमेबिलिटी इंक्रीज हुई। हमने तो ये परमेबिलिटी, ये दरवाजे WBC के लिए खोले थे, लेकिन फ्लूइड भी बाहर चले जाते। तो ये फ्लूइड इतना ज़्यादा बाहर चला जाता है कि इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग इस वजह से होती है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है। और जब स्वेलिंग हो जाती है तो याद रखिए कि बॉडी के डिफरेंट रीजन में तो नर्व्स होते हैं। आप नर्व्स जानते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर नर्व्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से तार वगैरह केबल निकले होते हैं। नर्व पे जब भी प्रेशर आएगा तो आपको पेन फील होगा। तो यहाँ पर जो ये रीजन स्वेलअप होता है तो यहाँ पर तो नर्व्स वगैरह भी होते हैं, तो इस नर्व्स पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो इसकी वजह से पेन महसूस होगा। तो आज आपको क्लियर हो गया कि इन्फ्लेमेशन में ये सारी बातें क्यों होती है और इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, ठीक है। अब आप लोगों के पास एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा टॉपिक है जिसे आप लोग कहते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया को सिंपल ज़ुबान में आप बुखार कहते हैं। ये देखिए पायरेक्सिया, पायरेक्सिया किसे कहते हैं, when the body temperature increase than the normal, जिसे फीवर इंग्लिश में कहते हैं, मेडिकल टर्म पायरेक्सिया है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देन द नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देन द नॉर्मल, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पायरेक्सिया। अभी आप पढ़ेंगे हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होते हैं, हमें फ़ायदा मिलता है इससे, ठीक है। आप कहोगे सर जी मुझे तो बुखार हो जाता है, मैं तो मरने के करीब होता हूँ, और आपके तो फ़ायदा, तो पूरी बात तो सुनेगा। पायरेक्सिया कैसे होता है, असल में आप लोगों के पास आपकी बॉडी पे अक्सर पैथोजन अटैक कर लेता है। ये सपोज आप पैथोजन है, डिजीज काजिंग एजेंट इस कॉल्ड पैथोजन, इसने आपकी बॉडी पे अटैक किया और सीक्रेट सम केमिकल, ये कुछ केमिकल सीक्रेट कर देता है, उसे पायरोजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोजिन। ये पायरोजिन आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं और आपका ब्लड तो पूरी बॉडी में फिर रहा होता है, तो ये ब्लड जाते 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 ब्रेन तक पहुंच जाता है। जब ये ब्लड हाइपोथैलेमस से गुजर रहा होता है, हाइपोथैलेमस, तो इस ये ब्लड जब उसमें पायरोजिन भी होते हैं तो वो पायरोजिन जाकर हाइपोथैलेमस से कहते हैं मामा मामा आपको पता नहीं है आपके बॉडी के अंदर पैथोजन आए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ख़बर रसान होते हैं, इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि कोई छोटी सी बात आ जाती है, बच्चों के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, तो वो फ़ौरन जाकर बाकी लोग को इन्फॉर्म कर देता है कि फ़ला आपके फ़ला बच्चे को उसने मार दिया। दूसरी तरफ भी जाकर चुगलखोरी कर लेते हैं, आपके फ़ला बच्चे को उसने मार दिया, उसने ये कर दिया, दोनों तरफ से बंदूकें चलनी शुरू हो जाती है। तो ये पायरोजिन जाकर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है कि पैथोजन आ चुका है और ये पैथोजन ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता, लिहाजा आप क्या करें, इंक्रीज सेट पॉइंट। तो हाइपोथैलेमस में आप लोग के पास टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है, तो इंक्रीज सेट पॉइंट, तो वो सेट पॉइंट इंक्रीज कर लेता है कि अब बॉडी का टेम्परेचर मिसाल के तौर पर 98.6 फ़ारेनहाइट नहीं होगा, 103 होगा। तो अब जब हाइपोथैलेमस में सेट पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी कोशिश शुरू कर देती है टेम्परेचर इंक्रीज करने की, और फाइनली आप लोग के पास बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसी को पायरेक्सिया कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पायरोजिन
बाहर पैथोजन आए और उससे आए। कभी कभी आपकी बॉडी के अपने टिश्यू भी डैमेज जब हो जाते हैं ना, अगर सपोज बॉडी के अपने टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और उनसे कुछ केमिकल सीक्रेट हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह, तो ये भी पायरोजिन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर बॉडी के अपने टिश्यू जो हो, ये आपके बॉडी के अपने टिश्यू डैमेज हो और उनसे कोई पायरोजिन सीक्रेट हो, तो उसे एंडोजेनस पायरोजिन कहेंगे। एंडोजेनस, अंदर बॉडी के अपने, एंडोजेनस पायरोजिन। और अगर कोई पैथोजिन आकर पायरोजिन सीक्रेट करे तो उसे एक्सोजेनस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोजेनस पायरोजिन कहेंगे। तो दोनों का काम एक ही है, दोनों जाकर हाइपोथैलेमस को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट। और हाइपोथैलेमस क्या कर लेता है? टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, इसका हमारी बॉडी पे कोई असर पड़ता है, कोई फ़ायदा या नुकसान? यस। तो आप लोग के पास आपके बुक में है एक टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ पायरेक्सिया। इसके क्या फ़ायदे हैं? तो पायरेक्सिया का एक फ़ायदा ये है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड, more activated, and so more WBC and more antibodies are produced। ये देखे, more WBC प्रोड्यूस हुई, मोरे वर पसेरा अवस्था हुई, मोरे वीचे दा जमाना दखवा। ठीक है, तो मोर WBC प्रोड्यूस हो जाते हैं, मोर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये दो फायदे तो ये हो गए कि इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो मोर WBC, मोर एंटीबॉडीज बनेंगे। दूसरा फायदा क्या है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, क्योंकि पैथोजन गर्म एनवायरनमेंट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, तो एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? अनफेवरेबल हो जाता है, अनफेवरेबल। तीसरा फ़ायदा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो तो क्या फ़ायदा? आपके आमतौर पे आपके डिफरेंट सेलों से आयरन सिक्रीशन होती है। आयरन जानते हैं ना? आयरन सिक्रीशन होती है डिफरेंट सेलों से आमतौर पे, और उस आयरन को पैथोजन यानी बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह यूज़ करके उसके ज़रिए बैक्टीरिया, फंजाई ग्रोथ करते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, पायरेक्सिया हो जाता है, तो इस आयरन की सिक्रीशन ब्लॉक हो जाती है, किसी सेल से इसकी सिक्रीशन नहीं होती। तो एन इंक्रीज टेम्परेचर द सिक्रीशन ऑफ आयरन ब्लॉक्ड ऑन विच द पैथोजन सर्वाइव, जिस पे पैथोजन सर्वाइव करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी पायरेक्सिया का फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर एक बात अपने जहन में याद रखें कि मैंने तो आपको बता दिया कि बेटा पायरेक्सिया के फ़ायदे हैं इतने, नुकसान बहुत कम। नुकसान तब होते हैं जब आप लोग के पास टेम्परेचर बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से अगर प्रोटीन वगैरह डैमेज हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है आप लोगों के पास जो पायरेक्सिया है, जो टेम्परेचर, ये इतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आपके घर में आपकी नानी, ठीक है, या दादी, उसको टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा हो और बिल्कुल मौत के करीब हो, और आपके अब्बू, क्योंकि उनकी माँ होती है, और वो रो रहा हो, और आप अब्बू से जाकर कहो कि जाओ मड़ा, हमें बायो के टीचर ने बताया है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये अच्छी बात है। अब सबको खुश होना चाहिए कि नानी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, मैं तो इतनी खुश हूँ। तो फिर ये मुझे ये नहीं कहना कि आपके अब्बू ने आपके साथ जो भी कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया कि हर कंडीशन में इस तरह नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच।